नेमकं यांना काय अपेक्षित आहे? म्हणजे मी डायरेक्ट हायपोथेसिस टेस्टिंग शिकवावं की स्टॅटिस्टिकल मेजर्स पासून सुरू करू मी? ओके. सर यू कॅन डिस्कस. तुम्ही एकदा डिस्कस करून घ्या. पार्टिसिपंट्स प्लीज सरांना सांगाल की तुमची रिक्वायरमेंट काय आहे एक्सेलबद्दल. आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को क्या चाहिए? एमएस एक्सेल इज़ अ ह्यूज टॉपिक एक्चुअली। तो उसमें से सर कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, या तो रिसर्च का कौन-सा पार्ट आप लोगों को शुरुआत में चाहिए, तो थोड़ा-सा सर के साथ बात करिए अनम्यूट करके। एनीवन? काही स्पेसिफिक इनपुट्स अपेक्षित आहे की मी माझ्या पद्धतीने शिकवावं? सर तुमच्या काय घेणार आहे त्याच्यामध्ये? सर तेच विचारतात आहे, तुम्हाला सर, रिसर्चच्या कोणत्या स्टेपपासून हवं आहे? ओवरऑल सर, रिसर्च excuse me, sir. हा मॅडम. If there is any substitute for SPSS software in Excel, instead of SPSS, if there are alternative in Excel, it will be more helpful for us in research. Okay. Yes, there is an add-in function in MS Excel, and we can use that particular add-in function which reads as data analysis toolpack as a substitute for SPSS software, and you'll not be able to perform all the tests using that particular add-in feature, but many of the common tests you will be easily able to perform using that add-in feature. And if you want, I could demonstrate that add-in feature that is in the form of a software which reads as data analysis toolpack. That I can always do for you. एक्सेल में बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेस्ट होती है। देखिए, हमको सिर्फ एनालिसिस करते वक्त टेस्टिंग नहीं करनी होती है। वी आर सपोज टू कंप्यूट सम स्टैटिस्टिकल मेजर्स एज वेल, और वो मेजर्स एक्सेल में कंप्यूट हो जाते हैं। और आप जो बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट, वो कुछ टेस्ट हो जाती है। नॉन पैरामेट्रिक के भी फंक्शंस है एक्सेल में, पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और आज की डेट में मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा आपको कि एक्सेल में आप नॉन पैरामेट्रिक करिए। पर आपने जो टेस्ट के नाम शायद सुने होंगे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब टेस्ट एक्सेल में हो जाती है। उसमें जरा भी Standard deviation, नहीं है। sir? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, मीन, मोड, वेरिएंस, ये सब आप एक्सेल में आसानी से कंप्यूट कर सकते हो। सिंगल क्लिक के फंक्शंस है ये। तो आप ये चाहते हैं तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। But majority, I don't know what they are expecting, sir. So it is my point of view. This is my opinion. If majority goes for as per your choice, then it is also okay. देखिए, मेरे पास 1.5 घंटे के 2 सेशंस है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज क्वाइट कॉम्प्रहेंसिव। बहुत सारी चीजें आती है उसमें, और हमारे पास 2 सेशंस है 1.5 घंटे के। तो मैं इसलिए ये डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे कि आपके माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे ना कि लीजिए सर आज पढ़ा रहे तो ये चीजें कवर करनी चाहिए। मैं बस वो जानना चाहता कि आपके माइंड में कुछ है, या फिर मेरा एक तरीका है ये टॉपिक को हैंडल करने का, तो आप बोल रहे होंगे तो फिर मैं मेरे तरीके से चलता हूँ। यस सर, यू कैन गो विथ योर फेस। ठीक ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यस सर। देखिए, इसमें ना दोनों पार्ट मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या है, सिर्फ टेस्ट करके दिखाने में मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनता है। वो टेस्ट कब करते हैं, आपके पास डेटा कौन से नेचर का होना चाहिए, ये समझना जरूरी है। कौन सी टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, ये समझना जरूरी है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा थ्योरी बात करनी होगी। और जब मैं प्रैक्टिकल्स करूंगा तो यू विल बी एबल टू रिलेट। पर मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका रहेगा कि सिर्फ मैं सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेट कर दूं, तो आपके जो सवाल है वो शायद अनआंसर्ड रहेंगे। तो भले ही हम लोग सबकी सब टेस्ट नहीं कर पाएंगे 2 सेशंस में, पर जो भी करेंगे वो मीनिंगफुली करेंगे, और यहाँ से आगे आप उसको यूज कर सको। यानी एक तो समझना मुझे लगता है जरूरी है ये फ्रेमवर्क, और उसके बाद फिर वो करते कैसे है, ये 2 चीजें मैं चाहता हूँ कि हम लोग फोकस करें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा मैं आपको फ्रेमवर्क समझा देता हूँ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी क्या। ओके, स्क्रीन दिसता है मुझे? हो सर, स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो यहाँ से आगे जो मेजर थीम लेके चल रहे हैं हम लोग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एमएस एक्सेल यूज करके
कैसे परफॉर्म करते हैं वो देख रहे हैं। कुछ बार ना ये देखा गया है कि रिसर्च स्कॉलर्स जो है, अब हम सब एकेडमिशियंस हैं, और एकेडमिशियंस होने की वजह से हम लोगों को रिसर्च डॉक्यूमेंट्स तैयार करना अपेक्षित होता ही है। हम एकेडमिशियंस हैं तो शायद हम में से बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं, या फिर आप, मैं जैसे रीड कर पा रहा हूँ, कुछ लोग ऑलरेडी डॉक्टरेट है तो आपने पीएचडी कर लिया है। आप शायद सुपरवाइजर्स भी होंगे, आपके अंडर में कुछ रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे होंगे, आप रिसर्च आर्टिकल्स तैयार कर रहे होंगे, पब्लिकेशंस कर रहे होंगे, आप मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं उस वक्त। यानी हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें रिसर्च का अपना एक एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और वो रोल हम लोगों को एज्यूम करना होता है एट डिफरेंट स्टेजेस, यू कैन से। और इन जनरल ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को इसकी टेक्निकलिटीज नहीं समझ में आती है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम इनटू दिस ओनली। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये ऊपर ऊपर से लगता है। ये टेस्टिंग वगैरह से लगता है कि बहुत डिफिकल्ट चीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो डिफिकल्ट पार्ट पार्ट था ना, दैट सॉफ्टवेयर इज टेकिंग केयर ऑफ। तो आपको सिर्फ ये समझना जरूरी है कि हम लोगों के पास जो ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस है उसको हम लोगों को कौन सी टेस्ट लगानी है, और वही टेस्ट क्यों लगानी है। ऑफ कोर्स आपके पास डेटा का नेचर क्या है, डेटा किस प्रकार का है। तो आपको अगर ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म करते आ गया कि कौन सी टेस्ट लगानी है, तो ऑफकोर्स आप सॉफ्टवेयर को कमांड दे देंगे, और जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है, जो सपोज टू बी विच इज सपोज टू बी द मोस्ट टेक्निकल पार्ट, तो ये जो प्रोसेसिंग का पार्ट है वो तो सॉफ्टवेयर कर रहा है। सॉफ्टवेयर हम लोगों को रेडीली अवेलेबल एक आउटपुट जनरेट करके दे देगा, और हमारा काम क्या है फिर, ऑफ कोर्स वो आउटपुट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं और रिजल्ट्स डिड्यूस कैसे करते हैं। ये इतना ही पार्ट हम लोगों को परफॉर्म करना होता है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ है। अगर प्यार से समझाने वाला कोई मिल गया तो ये बहुत ही इजी सा टास्क है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी क्या, एक बार ये समझ में आ गया तो आप कोई भी टेस्ट करिए, लॉजिक वही होता है। आप टी टेस्ट करिए, जेड टेस्ट करिए, आपको कोरिलेशन रिग्रेशन करना है, एनोवा करना है, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, मैनोवा, कॉन्कोवा, जो टेस्ट आपको करनी है, लॉजिक सभी में एक ही है। आपको अगर एक कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है और वो आपको समझ में आ गई है क्या प्रोसीजरल स्टेप्स फॉलो करनी होती है, तो फिर कोई भी टेस्ट समझने में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूँ, ये फ्रेमवर्क क्या है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का वो समझाने में। पर जिनको ये नहीं समझता ना, वो स्टैटिस्टिक्स को एज ए कॉस्मेटिक टूल करके यूज करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में। और ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स ये कॉस्मेटिक टचेस देने के लिए तो नहीं है हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स को। यहाँ से हम लोगों को कुछ इलिमिनेशन मिलना चाहिए, कुछ इनसाइट्स मिलने चाहिए, जिसके लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जनरली परफॉर्म करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये फ्रेमवर्क है, ये चार चीजें मैं अभी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आज के 1.5 घंटे में, और फिर कुछ टेस्ट अगर हो पाती है आज तो मैं देखता हूँ, या फिर मैम अभी बात कर रही थी डेटा एनालिसिस टूल पैक, वो भी मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको। पहले समझ लेते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी क्या, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या क्या आता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन है, ये हमको भी मालूम है। और सब एज ए सब्जेक्ट डिसिप्लिन स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को चार सेंस में हेल्प करता है। एक है डेटा कैप्चरिंग टेक्निक्स, हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स प्रोवाइड करता है। यानी क्या, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास जो डेटा है उसका विजुअल प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जिसको स्टैटिस्टिकल टेबल्स कहा जाता है। उसके भी टाइप्स है, सिंपल टेबल्स, क्रॉस टेबल्स, कॉन्टिजेंसी टेबल्स वगैरह वगैरह, मल्टीलेयर टेबल वगैरह। उसके साथ साथ हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, हम लोग कुछ फिगर्स तैयार करते हैं। इन सब चीजों को कंबाइंडली हम डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं, और इसके भी अलग से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। टैब्ल्यू तो ये डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। बाकी भी अगर आप साइंस को बिलोंग करते हैं, साइंस डिसिप्लिन को बिलोंग करते हैं, तो फिर ग्राफपैड, प्रिज्म आपने शायद सुना होगा। ऑरेंज नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो डेडिकेटेड है ग्राफ्स तैयार करने के लिए। इवन एक्सेल भी एक अच्छा पैकेज है जिससे हम लोग कम से कम एक 15 से 20 प्रकार के ग्राफ्स तैयार कर सकते हैं, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बोल रहे होंगे तो वो भी मैं थोड़ा सा पार्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा आपको, डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं एक्सेल से। उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को मेथड्स प्रोवाइड करता है डेटा को एनालाइज करने के लिए। और स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट डिसिप्लिन हमको हेल्प करता है रिसर्च स्कॉलर्स को, जो आउटपुट जनरेट हो रहे हैं उसके इंटरप्रिटेशन के तरीके हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अबाउट व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट स्टैटिस्टिक्स डू फॉर अस। अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करने की बात करते हैं तो उसमें ये चार सिक्वेंशियल स्टेजेस हम लोगों को फॉलो करनी होती है।
आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, ओके, आपका टॉपिक सिलेक्शन से लेके डेटा कलेक्ट करने तक का जो पार्ट है, इसको हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन करोगे, उसके बाद फिर आप क्वेश्चनर डिजाइनिंग का पार्ट है, लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करना है, सैम्पलिंग से रिलेटेड डिसीजंस है, और डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स है। यहाँ तक का जो पार्ट है ना, इसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। एक बार डेटा हमारे हाथ में आ गया है ना, वंस यू आर डन विथ डेटा कलेक्शन पार्ट, immediate after that statistical analysis comes into play. So statistical analysis typically followed by research methodology. Research methodology is typically in the form of your groundwork, homework you can say, your desk work you can say, and at the same time your field work और laboratory work, जिसको हम RM कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना होता है, और एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले हमने जो डेटा गैदर किया हुआ है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, स्ट्रक्चर करना होता है, उसका क्लीनिंग, प्रोसेसिंग आप बोल सकते हैं, डेटा प्रिपरेशन, ये एक पार्ट होता है जिसमें हम एडिटिंग, कोडिंग, ये सब क्लासिफिकेशन, ये सब इनिशियल स्टेजेस में किया जाता है इमीडिएट आफ्टर योर डेटा कलेक्शन प्रोसेस। और उसका वो जो डेटा आया है उसको कॉन्फ़िगर करके हम लोग एक मास्टर चार्ट तैयार करते हैं, और ये मास्टर चार्ट MS एक्सेल में ही तैयार करते हैं। क्योंकि MS एक्सेल एक ऐसा पैकेज है जो बाकी आपने सॉफ्टवेयर के नाम सुने हैं, जिसमें SPSS की अभी चर्चा हो रही थी, जो सोशल साइंसेस में बहुत ज्यादा और इंटरडिसिप्लिनरी में बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। अच्छा पैकेज है, नो डाउट अबाउट दैट, मैं खुद भी यूज करता हूँ SPSS। और बाकी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको अगर आपका डेटा इंपोर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, तो आपका MS एक्सेल का जो फॉर्मेट है ये कॉम्पेटिबल है। आप सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करिए, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स में एक्सेल की फाइल जो है वो कॉम्पेटिबल होती है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जैसे स्मार्ट VLS नाम से एक सॉफ्टवेयर है, कि उसमें MS एक्सेल को हम लोगों को .csv फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, और वो फिर एक्चुअली वो एक्सेल फाइल ही है, पर .csv उसका एक्सटेंशन है एक्सेल फाइल का। तो वो यूज करके हम लोग आसानी से स्मार्ट VLS जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी क्या कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को स्टेप नंबर 1 में मास्टर चार्ट तैयार करना होता है, और वो मास्टर चार्ट जनरली हम MS एक्सेल में ही बनाते हैं। मास्टर चार्ट बनने के बाद एनालिसिस करते वक्त हमारी स्टेप नंबर 2 होती है प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्स, जिसको हम विजुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटेशन ऑफ समरी स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो एनालिसिस करते वक्त हम जनरली ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, और जनरली इसी ऑर्डर में फॉलो की जाती है। तो मैं चारों स्टेप्स आपको क्विकली रिकॉल करा देता हूँ। मास्टर चार्ट यानी क्या, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे प्रीति मैडम ने भी बताया अभी कि आप पार्टिसिपेंट्स में मोस्टली सोशल साइंसेस के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, और आपको भी मालूम है कि रिसर्च मेथड जिसको हम कहते हैं, ये ब्रॉडली हाँ 2 तरीके की होती है। एक होते हैं सर्वे प्रोजेक्ट्स। अभी जो पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं उनका कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि रिसर्च मेथड जो है वो 2 ही हैं, पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड्स है, एक होते हैं सर्वे प्रोजेक्ट्स और दूसरे होते हैं एक्सपेरिमेंटेशंस। ये लेबोरेटरी बेस्ड या फिर फील्ड बेस्ड हो सकते हैं, पर सोशल साइंसेस इंटरडिसिप्लिनरी के स्कॉलर्स जनरली रिसर्च करते वक्त सर्वे प्रोजेक्ट्स करते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इसमें मोस्टली लाइफ साइंसेस इवन कंप्लीट, आप मटेरियल फिजिकल साइंसेस आप बोल सकते हो, एनवायरमेंटल साइंसेस, इसमें जनरली रिसर्च करने का जो तरीका है वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू रिसर्च किया जाता है। अभी ये दोनों स्टेजेस में जब हम डेटा कलेक्शन, वंस वी आर डन विद डेटा कलेक्शन पार्ट, इमीडिएट आफ्टर दैट, मैं अभी एक सर्वे प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेके मास्टर चार्ट कैसे तैयार करते बता रहा हूँ। ये देखिए, आपने सर्वे करते वक्त एक क्वेश्चनर तैयार किया हुआ है, और वो क्वेश्चनर आपने आपके पोटेंशियल रेस्पोंडेंट से फिलअप करा लिया है। अभी आप मास्टर चार्ट तैयार कर रहे हैं। मास्टर चार्ट के फॉर्मेट में आपका जो पहला कॉलम होता है, ये ए कॉलम, इसमें हम रेस्पोंडेंट नंबर जनरली मेंशन करते हैं कि आपने कितने लोगों का सर्वे किया है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने 20 तक लिखा है, पर ये 200 400 500 1000 जो भी आपका सैंपल साइज है, एक के नीचे एक हम मेंशन कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो प्रेजेंटेशन है रो वाइज, इसमें हम हमारे क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन का लेबल जनरली मेंशन करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, सपोज नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट था,
तो आप यहाँ पे नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन आपका सपोज जेंडर को लेके था, आप यहाँ पे क्वेश्चन टू जेंडर लिख सकते हो, या क्वेश्चन टू नहीं भी लिखा, डायरेक्ट जेंडर लिखा तो भी चल जाएगा। तीसरा था इफ सपोज एज, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस वगैरह वगैरह। बाद में आप इफ सपोज एटीट्यूड मेजर कर रहे हो, और एटीट्यूड मेजर करने के लिए आपने लिकर्ट स्केल यूज की है, और उसमें 3 स्टेटमेंट्स आपने यूज किए हैं लिकर्ट की 5 पॉइंट स्केल, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट 1 का नाम दे दिया इफ सपोज एटीट्यूड, और उसमें 3 क्वेश्चंस, जैसे कस्टमर एटीट्यूड 1, कस्टमर एटीट्यूड 2, कस्टमर एटीट्यूड 3। उसी तरीके से आप इफ सपोज मोटिवेशन मेजर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चंस पूछे लिकर्ट स्केल के, तो आप M1, M2, M3 ऐसे लेबल कर दोगे यहाँ पे। लाइकवाइज आपके क्वेश्चनर में जो ऑर्डर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्रेजेंट करोगे, और उसके बाद ये आपका रेस्पोंडेंट नंबर 1 है, उसका जो सर्वे फॉर्म है वो आप पिकअप करोगे, और उसने जो रेस्पॉन्सेज दिए हैं उसका फीडिंग आप यहाँ पे करोगे भी इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। कि नेम इफ सपोज आशीष, जेंडर उसने बोला है मेल फीमेल जो भी है, इफ सपोज मेल, तो आपने यहाँ पूरा मेल लिख सकते हो, या फिर आपने कुछ कोडिंग तैयार की है कि मेल के लिए सिंपली M और फीमेल के लिए F, या फिर मेल के लिए 1 बोल रहे हैं आप और फीमेल के लिए 2, तो वो रेस्पॉन्सेज आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो। लाइकवाइज यहाँ पे सेकंड रेस्पोंडेंट का क्वेश्चनर पिकअप करोगे, और यहाँ से उसकी एंट्रीज आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल यूज की है, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल वाली, तो आपने स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 का कोडिंग किया है, डिसएग्री को आपने 2 का कोडिंग किया है, न्यूट्रल को 3 का कोडिंग, एग्री को 4 का कोडिंग, और स्ट्रांगली एग्री को 5 का कोडिंग। तो ऑफ कोर्स अभी ये रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो है, ये हमारा कंज्यूमर एटीट्यूड 1 वाला जो क्वेश्चन था, उसको इफ सपोज उसने न्यूट्रल टिक मार्क किया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसने इफ सपोज सेकंड क्वेश्चन का आंसर स्ट्रांगली एग्री दिया है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 5 का कोडिंग दे देंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो था कंज्यूमर एटीट्यूड का, उसने इसको कहा है डिसएग्री, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे 2 का कोडिंग करेंगे। इसी तरीके से हम लोगों को ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो फिलअप कर लेना है, और इट विल वर्क एज ए मास्टर चार्ट फॉर अस, और यही हमारा इनपुट रहेगा। और यहाँ से फिर हम इनपुट लेके एनालिसिस कर सकते हैं। दिस वर्क्स एज इनपुट फॉर द सॉफ्टवेयर। ओके, इसको यूज कैसे करते हैं मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूँ, बट दिस इज स्टेप नंबर 1, वी आर सपोज टू प्रिपेयर अ मास्टर चार्ट। बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम करते क्या है। देखिए, इस तरफ है हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, और इस तरफ है हमारे रिजल्ट्स। इसके बीच में जो स्टेप आती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बेसिकली डेटा कहाँ पे है हमारा, एक तो क्वेश्चनर में, या फिर आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटेशन किए हुए हैं तो आपने कुछ जॉटिंग्स ली होगी, कुछ रिकॉर्ड्स लिए होंगे, तो वो हमारा डेटा है। एंड इनहेरेंटली डेटा इज अवेलेबल इन रॉ फॉर्म। ये मीनिंगलेस होता है अनलेस इट अंडरगोज सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग। तो हम रिसर्च करते हैं यानी क्या करते हैं, बेसिकली वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ योर इंटरप्रिटेशंस, यू कैन से, या फिर आप इसको फाइंडिंग्स भी कहते हो। तो रिसर्च करना यानी क्या, इंपिरिकल, जिसको हम कहते हैं इंपिरिकल रिसर्च। इंपिरिकल रिसर्च में हम हमारा डेटा जनरेट करते हैं, एक तो सर्वे करके या फिर एक्सपेरिमेंटेशन करके, और ये जो ड्रॉ डेटा आया है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद हम उसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या रिजल्ट्स डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रोसेस है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आज की डेट में हम कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं। जैसे सोशल साइंसेस में MS एक्सेल या SPSS। मैडम ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि सर क्या SPSS के लिए कोई सब्स्टिट्यूट है, तो ऑफ कोर्स एक्सेल में मैडम ने पूछा था कि एक्सेल में कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, तो बिल्कुल है, डेटा एनालिसिस टूल पैक ये सब्स्टिट्यूट है। पर SPSS जैसे ही काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। SPSS आपको मालूम है कि ट्रायल वर्जन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप IBM की साइट से, और ये ट्रायल वर्जन आपको लगभग 1 महीने के लिए फ्री मिल जाता है। 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन आपको SPSS का मिल जाता है।
पर इसके बाद अगर आपको ये आपका ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद अगर आपको काम करना है एसपीएसएस में, तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ओके, तो उस वक्त एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे और डाउनलोड कर लीजिए इसको, ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स। ये एसपीएसएस के जैसा ही काम करता है और एसपीएसएस के लगभग 70% फंक्शंस ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स में इसकी विंडो, होम पेज की विंडो ये बिल्कुल एसपीएसएस की तरह ही दिखती है और बहुत सारे आप एनालिसिस ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स से आप यूज कर सकते हो। ये आर का इंटरफेस है, आर आपको मालूम है कि ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइफ टाइम के लिए, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको YouTube के वीडियोस वगैरह देखने होंगे क्योंकि इसका ट्रेनिंग थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स का। पर पार्ट अपार्ट, अभी 5 मिनट पहले हमको तो ये नहीं मालूम था, जो मैंने ऐड कर दिया है कि ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स नाम से कोई सॉफ्टवेयर है जो एसपीएसएस जैसा ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं और एक है, आप नोट करके रख सकते हो, जैमोवी नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर से ये भी सॉफ्टवेयर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और इसमें भी आप जो टेस्ट बोल रहे हो ना, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इवन फैक्टर एनालिसिस भी जेमोवी में हो जाता है। बहुत सारे इवन नॉन पैरामेट्रिक के भी फंक्शंस है जेमोवी में और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंपॉर्टेंटली लाइफ टाइम के लिए इसका फ्री सब्सक्रिप्शन है। तो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इनको यूज कैसे करना है और इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उसके लिए थोड़े से ट्रेनिंग की मुझे लगता है आपको जरूरत है। पर ये कोविड से पहले जितना डिफिकल्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगता था, अभी तो ये ऑनलाइन में जब दुनिया आ गई है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में, तो एक छोटे छोटे कोर्सेस हो रहे 5-5, 6-6 दिन में, जिसमें आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जो भी टेस्ट आपको मालूम है वो 5 दिन में हो जा रही है। इतना आसान हो चुका है आज के डेट में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो आज के सेशन में भी मैं कुछ कवर करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी क्या वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको एनालिसिस करना है। एनालिसिस किसका करेंगे? डेटा का, ऑफ कोर्स। पर एनालिसिस क्या करना है, उसका डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा? ऑफ कोर्स हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम रेफर करते हैं हमारे सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस को। इन जनरल क्या कह सकते हैं, योर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पार्ट रिवॉल्व्स अराउंड अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव्स को एनालिसिस करना है, यानी क्या, ऑब्जेक्टिव्स को हमको सेटिस्फाई करना है और हाइपोथेसिस को हम लोगों को टेस्ट करना होता है। यानी क्या, आप अगर बोलेंगे कि मैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को कौन सी टेस्ट लगाऊं, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव्स को कभी टेस्ट नहीं लगती है। हाँ, आप अगर बोलेंगे कि मेरा हाइपोथेसिस नंबर 3 है, उसको कौन सी टेस्ट लगानी है, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये थोड़ा सा सेंस करता है स्टेटमेंट कि हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया जाता है और ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई किया जाता है। और इन जनरल आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपके हाइपोथेसिस दे शुड बी इन सिंक। पर जो फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स होते हैं उनमें गलतियां देखी गई है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बहुत बार वर्किंग नहीं होता है, यानी उसको कोई टेस्ट लगाना या कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बनाते वक्त बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को ये नहीं मालूम होता है कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, वेरिएबल्स यानी क्या, कौन सी स्केल्स यूज करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स और आपके हाइपोथेसिस में। जब वेरिएबल का मेंशन होता है तो कितने वेरिएबल्स लेना है एक हाइपोथेसिस में, कौन से स्केल के वेरिएबल्स लेना है, ये इनपुट मालूम ना होने की वजह से बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स के हाइपोथेसिस फॉल्टी माने जाते हैं, जिसको कोई टेस्ट लगाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया है तो आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। सो पार्ट अपार्ट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में दो चीजें आती है, ये तो समझ में आ गया हमको। एनालिसिस करते वक्त ऑब्जेक्टिव्स एक सेट है जिसका हमको ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करना है, और ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स में जो करते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और दूसरा एक बास्केट है हमारे पास जिसका हमको एनालिसिस करना है, वो है सेट ऑफ हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस का हमको टेस्टिंग करना होता है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये जो पार्ट है उसको स्टैटिस्टिक्स में इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा गया है। इन जनरल जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस दो सेंस में होगा। आपने स्कोपस में जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं या फिर वेब ऑफ साइंस या फिर जितने भी आपके इंडेक्स जर्नल्स है, हाई क्वालिटी में बोल रहा हूँ, उसमें जो पेपर्स पब्लिश होते हैं वो पढ़ने की कोशिश करिए, और मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें आपको वहां दिखना शुरू हो जाएगा।
हमेशा एनालिसिस में दो चीजों का रिपोर्टिंग होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ऑफ कोर्स हम लोगों को कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है रिसर्च से रिलेटेड कि जिसमें ये दोनों का प्रयोग नहीं होगा। यानी क्या, हमको एनालिसिस समझते वक्त डिस्क्रिप्टिव भी समझना है और करना भी है, और इन्फरेंशियल क्या है और वो समझना भी है और वो भी करना है। आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग करूंगा और मेरा पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट करना कंपलसरी है, और आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अगर आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किए हैं और आपका इंपिरिकल स्टडी हाइपोथेसिस बेस्ड है, तो आपको टेस्टिंग भी कंपलसरी है। दोनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग है तो ऑफ कोर्स आपका आपका रिसर्च आर्टिकल जो है वो रिजेक्ट कैटेगरी में चला जाएगा। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी क्या और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यानी क्या। मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ स्कोपस इंडेक्स पेपर्स भी होंगे, मैं आपको डायरेक्टली लाइव पेपर्स दिखा के ही थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, पर फॉर द टाइम बिंग समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव यानी क्या और इन्फरेंशियल यानी क्या। बात करते हैं पहले डिस्क्रिप्टिव की। जैसे इसका नाम ही बता रहा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव ये वर्ड डिस्क्राइब ये वर्ड से बना है, और डिस्क्राइब का मतलब हमको मालूम है डिक्शनरी मीनिंग, वो होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना यानी विवरण करना, उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करना या उसके ऊपर कुछ इंसाइट्स गैदर करना। इसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। इन जनरल statistics used to describe or to summarize information about a target population or sample is called as descriptive statistics. If suppose अभी मैं अगर प्रीति मैडम को पूछता हूँ कि मैडम अभी जो वर्कशॉप चल रहा है, अभी मेरा जो सेशन चल रहा है, इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे जवाब जो है नंबर में आएगा। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि मैडम इसमें सोशल साइंसेस के कितने हैं और प्योर साइंसेस के कितने हैं, तो ऑफ कोर्स फिर से मुझे ब्रेकअप मिल जाएगा कि सोशल साइंसेस वाले इफ सपोज 50 पार्टिसिपेंट्स है अभी, तो 50 में से इफ सपोज 30 सोशल साइंसेस को बिलोंग करते हैं और बाकी जो है 20 वो साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं। मैं अभी मैडम को फर्दर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैडम सोशल साइंसेस में सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप क्या है, उसमें एजुकेशन के कितने रिसर्च स्कॉलर्स है, बाद में फिजिकल एजुकेशन के कितने हैं, लाइब्रेरी साइंस के कितने हैं, इकोनॉमिक्स के कितने हैं, सोशियोलॉजी के कितने हैं। अगर ये डेटा मैं जनरेट करने की कोशिश करूं, मैडम मुझे फिर से बताएगी कि सर टोटल 30 सोशल साइंसेस के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इसमें इकोनॉमिक्स के 4 हैं, फिजिकल एजुकेशन वाला एक ही है, लाइब्रेरी साइंस के 2 हैं। अभी यहाँ पे बात क्या हो रही, आप जो एक ग्रुप हो 50 का एक ग्रुप है पार्टिसिपेंट्स का, इसको अभी डिस्क्राइब करने वाली बात चल रही है। अभी मैडम को मैं और एक फर्दर इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ कि मैडम ये 50 का जो बैच है, इसमें कितने लोगों का पीएचडी हुआ है और कितने लोगों का नहीं हुआ है। तो ऑफकोर्स मेरे सामने फिर से एक डेटा आ जाएगा, यानी क्या, मेरे पास एक टारगेट पॉपुलेशन है 50 की बैच का, और ये बैच का कंपोजिशन में चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सम रिलीवेंट पैरामीटर्स, और इसको फिर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि 50 में से लगभग एक 12 लोगों ने पीएचडी कर ली है और 38 ने नहीं की है। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने पीएचडी की है वो सोशल साइंसेस वाले ज्यादा है या आपके साइंस वाले ज्यादा है। इसमें कितने सारे इंसाइट्स हम लोग ले सकते हैं। मैं फिर से एक डेटा लेना चाहता हूँ कि अभी जो बचे हुए हैं 38, इसमें से कितने लोग अभी पीएचडी के लिए एनरोल हुए हैं और कितने लोगों ने पीएचडी के लिए एनरोल ही नहीं किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे इसमें डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स और सम कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से। और जब हम हमारे टारगेट पॉपुलेशन का डेटा गैदर करने के बाद चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, कितने यस बोल रहे हैं, कितने नो बोल रहे हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है, कितने रूरल एरियाज को बिलोंग करते हैं, कितने आपके अर्बन एरिया को बिलोंग करते हैं, लाइकवाइज ये सब चीजों को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यानी क्या, हम ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है उसका ब्रेकअप, your target population is a set of whole, and we are trying to get some insights regarding the composition of the target population under consideration so that we can get meaningful insights and we could come up with some insights so that we could take the possible decisions you can say। कोई पॉलिसीज तैयार करनी है, सपोज कि अभी अगर पता चल रहा है कि नागपुर यूनिवर्सिटी में हम लोगों को ये पता चल रहा है कि यार हर साल सिर्फ 1% ही पीएचडी के लिए एनरोल कर रहे, तो ऑफ कोर्स वी विल
accordingly devise the policies so as to motivate the scholars to enroll for the PhD and all. तो ये पॉलिसी डिसीजंस तैयार किए जा सकते हैं जब हमारे पास इनसाइट्स आते हैं, और ये इनसाइट्स देने का काम जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करता है। इन जनरल इंडियन गवर्नमेंट हर 10 साल में सेंसस सर्वे करती है, तो इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है, और उसका ऑफ कोर्स वहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होता है, वहां पे तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है कि इंडिया में मेल कितने, फीमेल कितने, इंडिया में मैरिड कितने, अनमैरिड कितने, इंडिया में रूरल कितने, अर्बन एरिया में कितने रेसिडेंट्स रहते हैं, और ये पूरा लेखा जोखा, इसी को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को इनसाइट्स देने की कोशिश करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम 3 चीजें करते हैं एनालिसिस परफॉर्म करते वक्त। एक है डेटा कंडेंसेशन। डेटा कंडेंसेशन का मतलब है टैब्यूलेशन ऑफ डेटा। हमारे पास जो डेटा आता है उसका इनिशियल स्टेज पे अगर एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हम उसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इफ सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक सर्वे कंडक्ट किया और उसमें क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर जेंडर, और हमने ये 1000 लोगों का सर्वे कंडक्ट किया है। ओके, अभी आपका ये जो डेटा है कि 1000 में से कौन मेल है, जैसे मुझे ये जानना है कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो ऑफ कोर्स मुझे क्वेश्चनर नंबर 1 में जाना होगा अगर मैं ये टेबल प्रिपेयर नहीं कर रहा। तो ऑफ कोर्स सॉरी, ये अगर मेल है मैं ये फीमेल रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ एक एक करके पूरे 1000 का डेटा। तो इवेंचुअली ये जो आया है इट इज इन कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस यानी क्या, प्रिसाइज, शॉर्ट तरीके से हमारे पास क्वेश्चनर जो है, एक क्वेश्चनर 4 पेजेस का, 1000 लोगों का हमने सर्वे किया, यानी 4000 पेजेस में जो डेटा है उसको हम सिंपल एक पेज पे एक ग्लांस ले सकते हैं कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे नरेट कर दिया जेंडर ये वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए कि हर एक रेस्पोंडेंट का जेंडर क्या है। इसको मैं और रिड्यूस कर रहा हूँ। इसको मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, एक छोटा सा टेबल जिसमें जेंडर, यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, और यहाँ टोटल, और यहाँ पे आ रहे मेरे काउंट्स, फ्रीक्वेंसीज। मेल है 1000 में से सपोज 600 और फीमेल है 400। ये टोटल मेरा कंपोजिशन हो गया अभी 1000 का। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अभी परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज 60% और ये 40%। यानी क्या, हमारा डेटा जो 4000 पेजेस में बिखरा पड़ा था, फ्रैगमेंटेड फॉर्म में था, स्कैटर्ड था, उसको हमने एक जगह ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ऑन ए सिंपल वन पीस ऑफ पेपर, सो दैट वी कुड गेट सम मीनिंगफुल इनसाइट्स। यानी मुझे कि 1000 लोगों के जेंडर के बारे में बात करनी है तो मैं क्या बोलूंगा, देयर आर 60% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स हु इन्वॉल्वड इन द सर्वे, they were male and 40% were female। एक लाइन में मैंने ये 1000 लोगों के बारे में बात कर दी। This is what is called as the descriptive statistics। We are trying to condense the figures, you can say, the first part। Second part is about data visualization। अभी यही जो part था 60% male 40% female, यानी ये फ्रीक्वेंसीज की जो बात कर रहे थे हम लोग, 600 मेल और फीमेल है आपके 400, और ये आ रहा है 60% और ये आ रहा है 40%। ये हो गया टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक पाई चार्ट में, विजुअल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, कि ये 60% मेल है और ये 40% फीमेल है। ये जो पार्ट है मींस दिस इज अबाउट टेबुलेशन ऑफ डेटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग स्टैटिस्टिकल टेबल्स, and again we are converting the statistical tables in some appropriate graphs, you can say, may it be pie chart, bar graph, column chart, or your line graph, you can say, scatter plot हो आपका, box and whisker plot हो, बहुत सारे 15 से 20 प्रकार के प्लॉट्स आते हैं। तो आप appropriate प्लॉट तैयार कर रहे हो, और ये भी जब आप कोई भी ग्राफ तैयार करते हो, इन शॉर्ट उसको हम क्या कहेंगे कि मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म किया है। तीसरी बात देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें आती हैं। एक है डेटा टेबुलेशन, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्स, और तीसरा पार्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ समरी स्टैटिस्टिक्स, जिसको कहते हैं डेटा समराइजेशन। सिंपल सी चीज है, बता देता हूं। देखिए, वही 1000 लोगों के सर्वे की बात हो रही है, रेस्पोंडेंट नंबर 1 2 3 अप टू 1000। अभी मेरा एक वेरिएबल ये है कि व्हाट इज योर मंथली मोबाइल बिल। मैं इनको पूछ रहा हूं कि आपका मंथली मोबाइल बिल कितना आता है रिचार्ज का।
तो ये रेस्पॉन्डेंट नंबर 1 बोल रहा है कि मुझे तो 349 का मैं हर महीने में रिचार्ज करता हूँ, प्रीपेड है। दूसरा बोल रहा है कि लगभग एक 700 रुपये मुझे आते हैं खर्चा हर महीने का। इस तरीके से हमारे पास 1000 लोगों का डेटा आया है अभी, और 1000 बार बोल रहा है, सपोज इट इज 239 हाइपोथेटिकली। अभी हमारे पास फिर से 4000 पेजेस में ये डेटा पड़ा था, हमने उसको एक पेज में कन्वर्ट कर लिया। अभी मुझे अगर इनके 1000 लोगों के बिल के बारे में बात करनी है एक लाइन में, तो क्या मैं हर एक का बताऊंगा कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने कहा था कि उसका 349 है, दूसरे ने कहा 790? What will we do? We will try to reduce down all these 400 data, sorry, 1000 data points. ये 1000 data points है हमारे, 1 2 3 likewise up to 1000. These are considered as your data points. Now what I will try to do, I will try to reduce down these thousands of data points into one figure. And obviously we will try to compute average or mean. और if suppose ये mean आ रहा है 249 rupees. So what will we say? The respondent you have surveyed, on an average their monthly mobile bill is 249. Means हर एक individual के बारे में हम comment कर रहे हैं. Means what actually we are doing in data sum. This technique is called as data summarization. In data summarization, we are reducing our whole set of data into single number, and that single number is considered as your summary statistics. समरी स्टैटिस्टिक्स, और इसका कंप्यूटेशन हम लोगों को करना होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये कंपलसरी होता है। जैसे अभी मुझे किसी ने कहा भी था सेशन के शुरुआत में कि स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर सकते हैं कि हम लोग एक्सेल में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और यही स्टैंडर्ड डेविएशन भी समरी स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। तो समरी स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है वो समझ लेते हो। इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको अभी करा देता हूँ एक्सेल में। मुझे मालूम है आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, पर ये समझना जरूरी है ना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन, हाउ मच, वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ सवालों के जवाब आप आपके रिसर्च के थ्रू ढूंढ रहे हो तो समझ जाइएगा आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे हो। मैं अगर ये जानना चाहता हूं कि आपके नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन जनरली कौन लोग करते हैं? ये क्या मैरिड लोग हैं या अनमैरिड है, या एज वाइज इनका कंपोजिशन क्या है? क्या यंगस्टर्स ये सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, या फिर मिडिल एजेड कर रहे हैं, या फिर एजेड लोग कर रहे हैं? ये ऐसे कुछ सवालों के जवाब जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते वक्त हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना ही होता है। इन जनरल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो समरी स्टैट की बात कर रहे थे उसमें हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एवरेजेस की, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेजेस की, एंड कंप्यूटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज की। एक पर्टिकुलर फेनोमेना कितना फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहा है। जैसे मुझे ये जानना है कि नागपुर में लोग एक महीने में कितनी बार ईट आउट करते हैं, यानी बाहर खाना खाने जाते हैं एक महीने में कितनी बार। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी की। मुझे ये देखना है कि कॉलेज स्टूडेंट्स एक महीने में कितनी मूवीज देखते हैं। ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी की। तो जब भी हम एवरेजेस, परसेंटेज कंप्यूटेशन या फिर फ्रीक्वेंसी कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो उन तीनों चीजों को हम कहते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा समरी स्टैटिस्टिक्स आपको समझा देता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दो पार्ट, एक डेटा विजुअलाइजेशन और दूसरा है समरी स्टैट। तो फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ डेटा विजुअलाइजेशन यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आप अगर बोल रहे होंगे तो टुवर्ड्स द एंड में आपको कुछ ग्राफ्स बना के दिखा दूंगा। पर फिलहाल जो चर्चा चल रही है समरी स्टैट की, और इसमें क्या क्या आता है और एक्सेल में इसका कंप्यूटेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये फॉर द टाइम बिंग मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी देखते हैं हम लोग समरी स्टैटिस्टिक्स, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, और इसका रिपोर्टिंग कंपलसरी होता है। इसमें आपके स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है ये वर्ड्स आपको फैमिलियर जरूर होंगे। एटलीस्ट ये 16 जो दिख रहा है उसमें से एक 10-12 तो आपको डेफिनेटली मालूम होंगे, जिसमें मीन, मोड, मीडियन ये हमने सुना है। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मुझे मालूम है आपने सुना है, क्योंकि हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में एक जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स नाम का पेपर रहा करता था उसमें ये सब चीजें हमने कंप्यूटेशन
एटलीस्ट सुनी तो है, कंपटीशन किया कि नहीं मालूम नहीं, शायद स्किप किया होगा आपने या ऑप्शन में डाल दिया होगा चीजों को, पर ये मालूम तो होगा आपको। उसके बाद हमारे डेटा सेट की मिनिमम वैल्यू, हमारे डेटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू, रेंज, क्वार्टाइल्स, मीन डेविएशन, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, स्क्यूनेस, कर्टसी, सैंपल साइज, इन सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स। ओके, और इसको 3 अपैरेंट बास्केट में डिवाइड किया गया है। तो समरी स्टैटिस्टिक्स यानी क्या? व्हेन वी आर यूजिंग सिंगल नंबर्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स टू द होल सेट ऑफ डेटा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज समरी स्टैटिस्टिक्स। और याद रखिए, मीन जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एवरेज मंथली मोबाइल बिल, यानी हमने एक नंबर से पूरे के पूरे टारगेट पॉपुलेशन के बारे में कमेंट कर दिया है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर समरी स्टैटिस्टिक्स। समरी स्टैटिस्टिक्स में 3 बास्केट्स आती हैं। पहला होता है सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और उसके बाद फिर मेजर्स ऑफ सिमेट्री। पहले बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है इट इज मोर अबाउट एवरेजेस, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेजेस। और एवरेजेस एक 6 से 7 प्रकार के होते हैं। आपके स्क्रीन पे अभी 3 दिख रहे हैं आपको, सॉरी 5 दिख रहे हैं। इसमें 7 प्रकार के एवरेजेस आते हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। पहला है अरिथमेटिक मीन, जो आपको मालूम है इसका मतलब क्या है। मीडियन, जिसको हम पोजिशनल एवरेज कहते हैं। तीसरा है द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अवर डेटा सेट। ये आपको मालूम नहीं होगा तो बताइएगा, मैं इसको एलैबोरेट कर दूंगा, पर फॉर द टाइम बिंग क्योंकि एक्सेल से रिलेटेड हमारा सेशन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा काम मैं एक्सेल में करूं। द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अवर डेटा सेट। देन ज्योमेट्रिक मीन, इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ चेंज। And then harmonic mean, to nullify the effects of outliers. इसमें से आपको किसी टर्म का मीनिंग चाहिए होगा तो मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर फॉर द टाइम बिंग ये 5 मेजर्स जो है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, ये कंप्यूट कैसे करते हैं एमएस एक्सेल में, उसके फंक्शंस क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। तो मैं अभी एमएस एक्सेल में जा रहा हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन शायद आपको दिख रही है। मेरे पास ये एक वेरिएबल है एक्स, कोई भी हो सकता है। ये आपका वेट हो सकता है, जो भी आपको अंडर कंसिडरेशन, मैंने जैसे इसको इन जनरल एक्स वेरिएबल कहा है। और ये कुछ मेरे पास डेटा पॉइंट्स है इस वेरिएबल को लेके, जो मैंने ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट किया है, पर जस्ट मैंने कट शॉर्ट किया है आपको समझाने के लिए पार्ट अपार्ट। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने रिकॉर्ड किए हैं एक्स वेरिएबल के थ्रू ए सर्वे। अभी मुझे ये पर्टिकुलर डेटा सीरीज का समरी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना है। ये हमारा समरी स्टैटिस्टिक्स है। इसमें सबसे पहले ये जो पहला बास्केट है, ये हम लोग कर रहे हैं, जिसको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एमसीटी, जिसमें 5 मेजर्स, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक। इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। ओके, अभी हम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन कैसे कंप्यूट करते हैं एक्सेल में वो देखेंगे। इंडिविजुअल फंक्शंस में आपको बता रहा हूँ, इज इक्वल टू पुटअप करेंगे आप, और यहाँ एवरेज नाम से फंक्शन है। एमएस एक्सेल इतना यूजर फ्रेंडली है ना कि आपको बहुत बार ये फंक्शन याद रखने की भी जरूरत नहीं होती। आपको एवरेज निकालना है ना, एमएस एक्सेल ने इतनी सुविधा दिया है कि एवरेज निकालना है तो एवरेज टाइप करिए, मीडियन निकालना है तो मीडियन टाइप करिए, मोड निकालना है तो मोड टाइप करिए, इतना आसान है। चलिए, यहाँ से मैंने एवरेज टाइप किया है, और यहाँ पे अभी नीचे जो आ रहा है, सर यहाँ पे आप चेक करेंगे, इसको कहते हैं सिंटैक्स। इसको थोड़ा फॉलो करेंगे। ये हमने फंक्शन टाइप किया यहाँ पे एवरेज। इसके बाद एक्सेल क्या बोल रहा है, ब्रैकेट ओपन करिए, ये ओपन हो चुकी है ब्रैकेट हमारी। उसके बाद क्या बोल रहा है, आपको कौन से नंबर का एवरेज निकालना है, नंबर 1, नंबर 2, डैट डॉट डॉट डॉट। ये 1000 होंगे, 5000 होंगे, 10 लाख होंगे, जो भी है, तो कितने नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है वो बताइए, और फिर ब्रैकेट कंप्लीट करिए और एंटर करेंगे आप, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। ये मैं करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ये डेटा सीरीज पूरी की पूरी, ये डेटा एरे है हमारा, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे आप।
तो आपको एवरेज मिल जाएगा। मीडियन निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू मीडियन नाम से ही फंक्शन है, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप और फिर से आप डेटा एरे का सिलेक्शन करेंगे। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपका जो लेबल है वेरिएबल का, उसको हमको नहीं लेना है। आप देख रहे हैं ये लेबल है हमारा एक्स, ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट का एवरेज कभी निकलता नहीं है। ठीक है, तो जहां से नंबर्स शुरू हो रहे हैं वहां से ही हम डेटा एरे सिलेक्ट करेंगे। चलिए इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद मोड निकालना है, एमओडी, ये नीचे का जो फंक्शन है एमओडी, ये यूज कर रहा हूं मैं। फिर से डेटा एरे का सिलेक्शन आपका, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, प्रेस एंटर। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, इसका फंक्शन है जियो मीन। ब्रैकेट कंप्लीट, प्रेस एंटर। उसके बाद हार्मोनिक मीन, HARMEAN, हार्मिन, ये दिख रहा है पहला फंक्शन। इस पे डबल क्लिक कर लेंगे, डेटा एरे सिलेक्ट कर लेंगे आप और ब्रैकेट कंप्लीट, प्रेस एंटर। ये हमको मिल गया है। इफ सपोज हमको इसका सैंपल साइज देखना है कितना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे इज इक्वल टू पुट करेंगे और काउंट नाम से फंक्शन है, काउंट लेंगे आप और यहाँ से आप डेटा एरे का सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट, प्रेस एंटर। तो ये हमारा 23 का सैंपल साइज है जिसके हम कंप्यूटेशंस कर रहे हैं, ये भी मिल गया। अभी बात करते हैं हम लोग डिस्पर्शन की, जिसमें ये जो है इसको कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, MD, या इसको मेजर्स ऑफ डेविएशन भी कहते हैं, मेजर्स ऑफ डेविएशन। ओके, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर, ये जनरली हम लोग कंप्यूट करते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ विद द एजम्पशन दैट कि आपको थियरी ये मालूम है कि एवरेज डेविएशन यानी क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या, वेरिएंस यानी क्या और स्टैंडर्ड एरर यानी क्या। अगर ये नहीं मालूम तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक के आपको थियोरेटिकली ये समझा देता हूँ कि ये क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सेल में डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, पर आपको अगर ये मालूम है तो मैं डायरेक्टली एक्सेल के फंक्शन बता देता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में कुछ रिप्लाईज आ रहे हैं क्या, थोड़ा कंफर्म करेंगे। चैट बॉक्स में कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, क्या करूं मैं, डायरेक्ट एक्सेल बता दूं? हेलो सर, नहीं माहिती। ठीक है, मैं थ्योरी समझा देता हूँ फिर। हे मीन मोड मेडियन स्टँडर्ड डेविएशन, सॉरी, मीन मोड मेडियन, जॉमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, याचा अर्थ माहिती आहे ना? हो हो मी सर, डिस्पर्शन माहिती मी आहे. डिस्पर्शनचे मेजर्स समजावून सांगतो। ये एक चार्ट से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये लेक्चरर्स है, 5 लेक्चरर का सैंपल लिया हमने। ये लेक्चरर नंबर 1, लेक्चरर नंबर 2, 3, 4 और 5। ये 5 लेक्चरर को पूछा गया है कि आपके नंबर ऑफ फास्ट फ्रेंड्स कितने हैं, वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। नंबर ऑफ फास्ट फ्रेंड जो हमने y एक्सिस पे लिया है और x एक्सिस पे लेक्चरर नंबर। अभी लेक्चरर नंबर 1 जो है उसने कहा है कि मेरा एक ही फास्ट फ्रेंड है। लेक्चरर नंबर 2 कह रहा है कि मेरे 2 फास्ट फ्रेंड्स है, आप देख रहे हैं यहाँ से, ये कह रहा है कि मेरे 2 फास्ट फ्रेंड्स है। लेक्चर नंबर 3 कह रहा है कि मेरे 3 फास्ट फ्रेंड्स है। लेक्चरर 4 कह रहा है कि मेरे भी 3 फास्ट फ्रेंड्स है। और लेक्चर नंबर 5 कह रहा है कि मेरे 4 फास्ट फ्रेंड्स है। आप देख रहे हैं यहाँ से, यानी हमारे पास x वेरिएबल है, नंबर ऑफ फास्ट फ्रेंड्स। रिस्पॉन्सेज क्या है, यहाँ पे है हमारा लेक्चरर नंबर या रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इनका डेटा क्या है, लेक्चरर नंबर 1 बोल रहा है 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 3 और 5 के 4।
अभी ये जो डेटा आया है मेरे पास, इसका मैं निकाल रहा हूँ एवरेज, जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये एवरेज चेक करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला है समेशन एक्स अपॉन एन। तो इन सब की टोटल कर लेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 का सैंपल साइज। ये कितना आ रहा है? 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30, 2.6 आ रही है। ये अभी मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। 2.6 कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये हमारा एक्स बार है। ये एक्स बार को लेके मैंने एक लाइन प्लॉट कर ली। ओके, अभी ये जो मीन है 2.6, ये वाला, ये 2.6 है। यहां से पहला रेस्पोंडेंट का डेटा ये है 1 और ये है 2.6। ये दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, यानी ये पूरी की पूरी डेटा सीरीज, ये डेटा सीरीज का मीन और हमारा डेटा पॉइंट नंबर 1 उसका रिस्पॉन्स, इसके बीच में डिफरेंस जो है 2.6 -1, सॉरी इसको x - x बार कहते हैं। x इज दिस 1 माइनस x बार इज 2.6, 1 - 2.6, ये कितना आ रहा है? -1.6। ये दिख रहा है 1 - 1.6। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेविएशन। व्हाट इज डेविएशन? Deviation is the difference between a individual data point and the mean of the entire data series. हमारे पास जो डेटा सीरीज है, उस डेटा सीरीज के मीन से उस डेटा सीरीज का हर एक पॉइंट कितनी दूरी पे है। जैसे पहला पॉइंट -1.6 दूरी पे है, ये 2.6 है और ये है 2, तो ये डिफरेंस आ गया -0.6 का, यानी ये हो गया डेविएशन नंबर 1, ये हो गया डेविएशन नंबर 2। ये जो डिस्टेंस है ये 2.6 और ये 3, x है, x इज इक्वल टू 3 है और x बार इज x बार इज 2.6, तो 3 - 2.6 इज 0.4। ये हो गया D3 डेविएशन नंबर 3, ये हो गया डेविएशन नंबर 4 और ये हो गया हमारा डेविएशन नंबर 5, D5, यानी ये 4 - 2.6 इज +1.4। अभी मेरे पास फिर से एक नई डेटा सीरीज हो गई, तैयार हो गई डेविएशन की। पहला डेविएशन आ रहा है -1.6, दूसरा डेविएशन आ रहा है 0.6 -0.6, तीसरा डेविएशन आ रहा है +0.4, चौथा भी है 0.4 और पांचवा है 1.4। ये डेविएशन की एक डेटा सीरीज तैयार हुई मेरे पास। इसका मैं एवरेज निकाल सकता हूँ डी बार। ये एवरेज जो भी आएगा, दिस एवरेज इज कंसिडर्ड एज मीन डेविएशन। समझ में आ रहा है? मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशन। व्हाट इज एवरेज डेविएशन? Average deviation is the difference between the mean of the entire data series and means in general, अगर किसी एक सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करना है तो हमारे पास जो डेटा सीरीज है, उस डेटा सीरीज में जितने भी डेटा पॉइंट्स है, वो डेटा पॉइंट्स उस पर्टिकुलर डेटा सीरीज के मीन से ऑन एन एवरेज कितनी दूरी पे है, उसको हम एवरेज डेविएशन कहते हैं। एवरेज डेविएशन कैसे कंप्यूट करेंगे? तो इन सब का एडिशन, यानी हम क्या कर रहे हैं, समेशन डी बार इज इक्वल टू समेशन डी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सब की टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर ये समेशन डी लेते वक्त हम मॉड डी लेते हैं, यानी क्या ये जो माइनस साइन है ये इग्नोर किए जाते हैं। अभी आपने माइनस साइन तो इग्नोर कर दिया है, यानी क्या उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी एवरेज डेविएशन में, इसलिए एवरेज डेविएशन यूज नहीं करते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए, माइनस साइन को प्लस करने के लिए हमको डी को डी स्क्वायर करना होता है। तो ये डी स्क्वायर जब -1.6 का स्क्वायर, ये 2.56 आएगा, पर प्लस आएगा ये। ओके, इन सबको हम प्लस कर देते हैं डी स्क्वायर करने के। तो ऑफकोर्स यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, आप एवरेज डेविएशन में लिमिटेशन ये है कि आप डेविएशन का माइनस साइन इग्नोर कर रहे हो, तो वो लिमिटेशन दूर करने के लिए हम लोगों को कंप्यूट करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम डेविएशंस को कंसीडर करते हैं। आप अभी देखेंगे हमारा एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, एडी, एवरेज डेविएशन समेशन ऑफ डी
अपॉन n, इसको मॉड में डालते हैं, ओके, इज इक्वल टू, इट इज समेशन ऑफ व्हाट इज d, d इज x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये d का आपने स्क्वायर कर दिया, यानी समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n, पर आपने इस डेविएशन का स्क्वायर किया है, इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए इसको हमको डालना होगा स्क्वायर रूट में। ये फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसको अगर इलेबरेट करते तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज डेविएशन में कंसेप्चुअली डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज डेविएशन, इट इज नथिंग बट कि आपके डेटा सीरीज का हर एक पॉइंट उस डेटा सीरीज के मीन से ऑन एन एवरेज कितनी दूरी पे या कितने डिस्टेंस पे है, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके डेटा सीरीज का जितना कम हो उतना बेटर। में अभी इसके बाद एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं वरायंस, एंड वरायंस इज नथिंग बट सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया है, तो ये स्क्वायर रूट को आपको गायब करना है, तो इस सब चीज को आपको डालना होगा स्क्वायर में। ये हो गया आपका ब्रैकेट, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर, इसी को हम वरायंस कहते हैं। तो वरायंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको थियोरेटिकली समझा दिया। इसके बाद एक एसी आता है, पर एसी समझाने के लिए मुझे और 5-7 मिनट लगेंगे, तो फॉर द टाइम बिंग मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, सो दैट फोकस करेंगे ज्यादा एक्सेल के पार्ट पे। वापस जाते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग निकालेंगे एवरेज डेविएशन। ये है AVE DEV नाम से फंक्शन, एवरेज डेविएशन। ओके, फिर डेटा एरे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट प्रेस एंटर, आपका एवरेज डेविएशन आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन STDEV, यहाँ आपको दिख रहे हैं STDEV.P, P स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, STDEV.S, S स्टैंड्स फॉर सैंपल। तो हम लोग जनरली सैंपल का ही निकालते हैं, तो मैं .S फंक्शन यूज कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ नहीं, आपका सिंपल डेटा एरे का सिलेक्शन, ब्रैकेट कंप्लीट प्रेस एंटर। उसके बाद वरायंस, वरायंस इज नथिंग बट VAR नाम से फंक्शन है, VAR.S, सैंपल का ही निकालते हैं वरायंस। ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्रेस एंटर। और स्टैंडर्ड एरर जो है इसका फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, ये डेटा एनालिसिस टूलपैक से निकल जाता है, पर निकालना है तो फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं। पर फॉर द टाइम बिंग मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये कंप्यूट करके दिखा रहा हूँ डेटा एनालिसिस टूलपैक से। उसके बाद आता है स्क्यूनेस और कर्टसिस। ये क्या है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा पावर पॉइंट में वापस जाते हैं। इनको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन सॉरी मेजर्स ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री कहते हैं। ओके, ये हमारे मेजर्स ऑफ सिमेट्री। ये ना मेजर्स ऑफ आपके डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। आपको भी मालूम है कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसमें 2 बास्केट्स आती है, एक होती है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरी होती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और इसमें एक 5 पॉइंटर्स आते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, पर एक जो अभी कॉन्टेक्स्ट है वो एक ही पॉइंट में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पैरामेट्रिक तब परफॉर्म करते हैं जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। And over here the data is not normally distributed. तो अभी आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं स्क्यूनेस और कर्टसिस की।
स्क्यूनेस कर्टसिस से हमारे डेटा का शेप पता चल जाता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी भाषा में कब कहेंगे हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? जब आपको डेटा को प्लॉट करने के बाद ये बेल शेप कब आ रहा है तो हम कहेंगे हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर ये डेटा का शेप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी ये बेल शेप कब नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ तो भी शेप आ रहा है आपके डेटा को प्लॉट करने के बाद, तो ऑफकोर्स हम कहेंगे कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पर ये पता कैसे चलेगा कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, और पैरामेट्रिक टेस्ट लगानी है कि नॉन पैरामेट्रिक, उसके लिए हमको देखना होगा स्क्यूनेस और कर्टसिस। ये क्या है वो समझा रहा हूं। इसमें दो चीजें होती हैं एक है स्क्यूनेस और दूसरा है कर्टसिस। स्क्यूनेस बात करता है शेप ऑफ डेटा, यानी ये बेल शेप आ रहा है क्या, उसको कहते हैं स्क्यूनेस। और कर्टसिस बात करता है हाइट की। कुछ एग्जांपल्स लेके मैं समझा दे रहा हूं। बात करते हैं पहले स्क्यूनेस की। आप ये पिक्चर देखेंगे, मैंने मेरा एक डेटा प्लॉट किया और उसका हिस्टोग्राम बना लिया। वो हिस्टोग्राम प्लॉट करने के बाद आप देखेंगे शेप कुछ ऐसे आ रहा है, और इसको मैं अगर फ्री हैंड से ज्वाइन करता हूं, आप देखेंगे इस तरफ राइट हैंड साइड में एक राइट टेल फॉर्म हो रही है। और ये डेटा आप देखेंगे इसको मैं अगर फ्री हैंड से ज्वाइन करता हूं तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक टेल फॉर्म हो रही है। यानी ये इसको कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड डेटा, इसको कहते हैं राइट स्क्यूड डेटा। स्क्यूड का मतलब है एक तरफ झुका हुआ डेटा, आप देखेंगे एक तरफ झुका हुआ है। ऐसे डेटा को हम स्क्यूड डेटा या फिर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आइडियली हमारे डेटा का प्लॉट बनाने के बाद, हिस्टोग्राम बनाने के बाद ये ऐसा आना चाहिए। आपको दिख रहा है ये बेल शेप को? इसको हम कहते हैं नॉन स्क्यूड डेटा या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। और स्क्यूनेस निकालते वक्त एक नंबर हम लोग कंप्यूट करेंगे। एक्सेल में हमारे पास जो डेटा है उसका एक सिंगल नंबर आएगा, उसकी कुछ वैल्यू रहेगी। इसका रूल क्या कहता है, आपके स्क्यूनेस का फिगर इस तरफ है -1, इस तरफ है +1, यहाँ पे है 0, यहाँ +0.5 और यहाँ -0.5। आप अभी स्क्यूनेस जब हम निकालेंगे उसकी वैल्यू अगर -0.5 और +0.5 के बीच में आती है तो हम कहते हैं हमारा डेटा नॉन स्क्यूड है, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यही वैल्यू हमारी स्क्यूनेस की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आती है तो हम कहते हैं ये मॉडरेटली स्क्यूड है, थोड़ा सा एक तरफ झुकाव है, मॉडरेटली स्क्यूड। और अगर स्क्यूनेस का फिगर -1 के इस तरफ और +1 के इस तरफ अगर आता है तो हम कहते हैं हमारा डेटा स्क्यूड है, यानी क्या, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं हम लोग इंटरप्रेट करने के। अभी मैं आपको प्लॉट करके कंप्यूट करके दिखा देता हूँ कि एक्सेल में इसको कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। स्क्यूनेस निकालेंगे, इसके लिए कुछ नहीं, SKEW नाम से फंक्शन है स्क्यू। इसको डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरा डेटा एरे, ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्रेस एंटर। इतनी आसान सी टेक्निक्स है MS एक्सेल में, और ये मैन्युअली करने जाओ तो टाइम लगता है इसको। एक तो फॉर्मूले याद रखने होते हैं ये सब। तो एक्सेल का ये एक फायदा है कि सिंगल क्लिक पे ये सब आ जाता है। कर्टसिस की बात कर लेते हैं क्विकली। ये फिगर से मैं समझा रहा हूँ कर्टसिस यानी क्या। देखिए यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, ये जो तीनों कर्व आपको दिख रही है बेल शेप है, ये भी बेल शेप ही है और ये भी बेल शेप ही है। पर इसमें से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कौन सा है, तो ये। क्योंकि क्या है, स्क्यूनेस में हम बात कर रहे थे शेप की कि बेल शेप आ रहा है क्या, वो एक कंडीशन होती है। और दूसरा होता है हाइट। ये जो सेंटर से यहां से एक टेंजेंट अगर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, इसको कहते हैं ऑर्डिनल। अभी ये जो हाइट आपको दिख रही है ये एक आइडियल हाइट रहती है आपका डेटा जब नॉर्मल रहता है। पर आप यहाँ पे फिगर नंबर 2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाइट जो है बेल शेप तो आ रहा है,
पर हाइट जो है ये नॉर्मल से ऊपर चली गई है, इसलिए ये जो डेटा है इसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक, योर के इज ग्रेटर देन 0। और ये केस अगर आप देखते हैं सी, तो नॉर्मल हाइट से बिलो हाइट है, इसलिए ये फ्लैट सरफेस दिख रहा है आपको, ये बर्गर के जैसा शेप दिख रहा है, इसको कहते हैं प्लेटोकर्टिक। प्लेटो मीन्स फ्लैट सरफेस्ड। तो हम लोगों को ये चेक करना, फिर से यहाँ पे कर्टसिस का एक नंबर आएगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि -0.5 टू +0.5, -1 टू +1, और लेस देन -0.5 एंड ग्रेटर देन +1, वही थ्रेशोल्ड से स्क्यूनेस के लिए। हमारे डेटा का देख लेते हैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या आ रहा है, सॉरी वैल्यू क्या आ रही है। इसके लिए कर्ट नाम से फंक्शन है एक्सेल में, KURT। ये डेटा एरे सिलेक्ट कर लेंगे आप, और ब्रैकेट कंप्लीट सेंटर। तो आपको यहाँ से स्क्यूनेस और कर्टसिस के फिगर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, ये प्लॉट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 0, यहाँ -0.5, ये +0.5, ये आ रहा है -1 और ये है +1। चेक करते हैं स्क्यूनेस के बारे में क्या है, -0.03, 0 से बहुत नजदीक यहाँ, और विद इन दिस रेंज है। तो हम कहेंगे शेप तो आ रहा है, ये जो डेटा है इसका शेप बेल शेप आ रहा है। बात करते हैं हाइट की, ये हाइट का क्या हो रहा है, देखते हैं -1.43, यहाँ से आगे यहाँ पे कहीं पे तो भी आ रहा है। हाइट को लेके प्रॉब्लम है, ये ऊंची हाइट है, यानी इसका शेप कैसे आएगा, ये ऐसा शेप आ रहा है। गॉट इट। यानी ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये वाला जो डेटा सीरीज है इट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी कांट परफॉर्म पैरामेट्रिक टेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा। ये इंटरप्रिटेशन हो गया इसका। अभी ये तो मैंने आपको कुछ इंडिविजुअल फंक्शंस बताए, इसके साथ ये आपकी 5 नंबर समरी ये भी क्विकली मैं बता देता हूँ। मिनिमम वैल्यू आपके डेटा सीरीज की निकालनी है, तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू मीन नाम से फंक्शन है, ये यूज करेंगे। डेटा एरे सिलेक्ट कर लेंगे आप, ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्रेस एंटर। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू मैक्स नाम से फंक्शन है, डेटा एरे, ब्रैकेट कंप्लीट, प्रेस एंटर। अभी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस, कीबोर्ड से मैं माइनस साइन टाइप कर रहा हूँ, माइनस मिनिमम वैल्यू, सिलेक्ट कर लिया इसको, देन प्रेस एंटर। ये रेंज निकल गई। अभी हम क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 ये कंप्यूट कर लेते हैं एक्सेल में। इज इक्वल टू क्वार्टाइल नाम से ही फंक्शन है, देन क्वार्टाइल सबसे नीचे जो दिख रहा है ये वाला, इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंटैक्स थोड़ा सा पढ़ेंगे आप। सिंटैक्स में क्या बोल रहा है, एरे सिलेक्ट करिए, एरे यानी है हमारी डेटा सीरीज। उसके बाद ये बोल रहा है कि क्वार्टाइल कौन सा निकालना है, तो ये क्वार्टाइल 1 निकालना है हमको। ये समझा देता हूँ मैं कैसे करते हैं। डेटा एरे सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा एरे सिलेक्ट कर लिया मैंने, बाद में कॉमा प्लेस कर देंगे। और अभी यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा क्वार्टाइल निकालना है, तो हमको फर्स्ट निकालना है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल। इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट, प्रेस एंटर। ये क्वार्टाइल 1 निकल गया। इसी तरीके से क्वार्टाइल 2, पूरा डेटा एरे सिलेक्ट कर लेंगे, बाद में कॉमा, और कीबोर्ड से 2 टाइप कर सकते हैं आप, और यही मीडियन भी होता है। आप देखेंगे ये 49 और मीडियन 49, यही Q2 यानी मीडियन होता है। इसके बाद Q3 इज इक्वल टू क्वार्टाइल। डेटा एरे का सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ से, ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्रेस एंटर। अच्छा सिलेक्शन नहीं किया मैंने क्वार्टाइल का, कॉमा, क्वार्टाइल 3 निकाल, प्रेस एंटर। सो इस तरीके से हमने समरी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट किया है एमएस एक्सेल में इंडिविजुअल फंक्शंस यूज करके। पर यही चीजें आप एनालिसिस टूल पैक यूज करके कर सकते हो। तो ये एक एड इन फीचर है इसमें एमएस एक्सेल में, जिसको कहते हैं डेटा एनालिसिस टूल पैक। वो मैं बता देता हूँ, इसका नाम है डेटा एनालिसिस टूल पैक। इसको हम लोगों को एक्टिवेट करना होता है। आपके पास आपका लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर होगा, तो उसमें आप एमएस एक्सेल की कोई भी एक वर्कशीट ओपन कर लेंगे, ब्लैंक होगी तो भी, या जिस वर्कशीट में आप काम कर रहे हैं कोई भी एक वर्कशीट आप ओपन कर लेंगे, और एक बार चेक कर लेंगे आप वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं। मेरे पास तो 2019 का लाइसेंस वर्जन है ये,
आपका अगर 2010, 2013, 2016 ऐसे कुछ अगर आपके वर्जन्स होंगे तो थोड़ा सा शुरू की 2 स्टेप्स डिफरेंट होती हैं। तो मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो 2019 का वर्जन है। तो 2019 का मैं डेमोन्स्ट्रेट तो करके दिखा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं आपके पास अगर 2010 या उसके बाद के वर्जन है तो उसमें क्या करना है वो दिखा देता हूँ एक बार। ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मैंने। डेटा एनालिसिस टूल पे इंस्टॉल कैसे करते हैं एमएस एक्सेल। हमने एक ओपन की है ब्लैंक वर्कशीट एमएस एक्सेल की, यहाँ पे होम पेज पे है अभी हम लोग। इसके बाद ये 2007 के लिए है। अगर आप एमएस ऑफिस 2007 यूज कर रहे हैं तो ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है पर ये वाला कलरफुल आइकॉन विंडोज का होना चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये स्टेप नंबर 1, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद ये मेन्यू आ जाएगा आपके सामने और यहाँ नीचे एक्सेल ऑप्शन का फंक्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप, इट विल टेक यू टू दिस विंडो और फिर से यहाँ पे एक मेन्यू है। ये मेन्यू में हमको जाना है एडिंग्स में। तो जैसे एडिन पे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो फ्लैश होगी और इसमें आपको सिंगल क्लिक यहाँ पे करना है एनालिसिस टूल पैक पे, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद यहाँ नीचे जाएंगे, ये जो बटन दिख रही है गो, यहाँ गो पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद गो पे क्लिक करने के बाद ये विंडो फ्लैश होगी और यहाँ पे आपको एनालिसिस टूल पैक यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है माउस से और फिर ओके प्रेस करना है। तो आपका एनालिसिस टूल पैक जो है ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ये था माइक्रोसॉफ्ट 2007 का वर्जन। अगर आपका है 2010 के लिए मैं बता रहा हूँ तो उसके आगे के। ओके 2010 में आप वर्कशीट ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइल नाम से दिख रहा है, ये फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो फ्लैश हो जाएगी मेन्यू पूरा। और यहाँ पे ऑप्शंस लिख के आ रहा है, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे की स्टेप सेम है। फिर से ये मेन्यू आ जाएगा, एडिंग्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद एनालिसिस टूल पे, उसके बाद गो, उसके बाद चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना है या और ओके प्रेस कर देंगे। और पे है ही, यहाँ आप चेक करेंगे। मैं यहाँ फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, फाइल, उसके बाद ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो ऑफकोर्स मोर में जाएंगे और यहाँ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस, इसमें एडिंग्स, ओके एडिंग्स में एनालिसिस टूल पैक, उसके बाद गो और उसके बाद ये एनालिसिस टूल पैक, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ये इंस्टॉलेशन हुआ है? यहाँ पे थोड़ा सा ये जो स्क्रॉल बार है वेबएक्स का ये मूव नहीं हो रहा है। ओके यहाँ पे डेटा का टैब है, मैं अच्छा अभी आ रहा है। यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है, डेटा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ डेटा एनालिसिस लिख के आ रहा है अभी। तो ये अगर लिख के आ रहा होगा तो समझ जाइएगा हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। इस पे डबल क्लिक करेंगे अभी आप तो इसका ये स्क्रीन आ जाएगा डेटा एनालिसिस का। और इसमें टूल्स कौन से दिए हैं एनालिसिस करने के लिए, इसके पूरे फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन सी टेस्ट है। एनोवा है, 2 फैक्टर यानी 2 वे एनोवा है ये, विदाउट रेप्लिकेशन और विद रेप्लिकेशन दोनों फंक्शन है इसमें। कोरिलेशन की टेस्ट है, कोवेरिएंस की टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ से भी करके कर सकते हैं हम लोग। मैं करके भी दिखा रहा हूँ अभी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या समरी स्टैटिस्टिक्स जो अभी हमने कंप्यूट किया इंडिविजुअल फंक्शंस यूज करके, वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। बाद में एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है, एफ टेस्ट है। उसके बाद फूरियर एनालिसिस है, हिस्टोग्राम आप तैयार कर सकते हो यहाँ से।
मूविंग एवरेजेस कंप्यूट कर सकते हो आप अगर आप टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं। रैंडम नंबर जनरेशन आप कर सकते हो अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो तो रैंडम नंबर्स लगते हैं आपको, यहाँ से जनरेट कर सकते हो आप। रैंक एंड परसेंटाइल हम अकेडमिशियंस को निकालने होते हैं बहुत बार, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। रिग्रेशन एनालिसिस के बहुत अच्छे फंक्शन है यहाँ पे, आप सैम्पलिंग कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग की पेयर टी टेस्ट है यहाँ पे। बाद में टी टेस्ट टू सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस एंड अनइक्वल वेरिएंसेस। उसके बाद जेड टेस्ट है टू सैंपल फॉर मीन्स की। ये सब टेस्ट यहाँ पे है जो हम लोग आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें से आज के सेशन में हमने जो पढ़ा है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे कंप्यूट करते हैं ये पैकेज यूज करके। एक फाइल में ओपन कर लेता हूँ। ओके, यही डेटा सीरीज है हमारी। ओके, जिसका मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह कंप्यूट करना है हमको एनालिसिस टूल पैक यूज करके। तो मैं यहाँ डेटा में जा रहा हूँ और यहाँ डेटा एनालिसिस टूल पैक ओपन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, उसके बाद ये हमको मांग रहा है इनपुट की रेंज यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे दो विंडोज है, एक है इनपुट विंडो और दूसरी है आउटपुट विंडो। ऊपर का पार्ट इनपुट से रिलेटेड है और नीचे का पार्ट आउटपुट से रिलेटेड है। तो इनपुट आपको यहाँ देना होगा। इनपुट क्या है हमारा, तो ये वाला, ये पूरा का पूरा डेटा सीरीज। यहाँ पे मैंने 22-23 का सैंपल लिया है, आपका 500-1000 का हो सकता है शायद डेटा, एक के नीचे एक। और ये डेटा कहाँ से आया, तो मास्टर चार्ट से मैंने कॉपी पेस्ट किया था ये वेरिएबल का। हाँ, ओके, इसको मैं फिलहाल इनपुट दे देता हूँ। यहाँ पे आप लेबल कंसिडर कर सकते हो, तो करना भी चाहिए, क्योंकि आउटपुट जो आएगा वो लेबल के साथ आएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आउटपुट कौन से वेरिएबल का निकाला है। तो आप यहाँ पे लेबल जो है वो इनपुट पे ले सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ग्रुप बाय, कॉलम रो, इसको कुछ मत करिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद लेबल इन फर्स्ट रो लिए है क्या, ये पूछ रहा है हमको कि इनपुट देते वक्त। हाँ, हमने लेबल लिया है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट रो में, तो इसको मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है आउटपुट के ऑप्शंस। इसमें आप देखेंगे आउटपुट रेंज, ये पूछ रहा है कि आपको आउटपुट कहाँ चाहिए। दूसरा डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो न्यू वर्कशीट अप्लाई। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आउटपुट जो है, यहाँ ये फाइल नंबर 1 है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक नई फाइल तैयार हो जाएगी 4थे नंबर की। और न्यू वर्कशीट अप्लाई का मतलब है आउटपुट ये 4th शीट में आएगा। मेरा इनपुट है वर्कशीट नंबर 1 में और आउटपुट जनरेट होगा वर्कशीट नंबर 4 में। तो ये मुझे नहीं लगता एक अच्छा तरीका है आउटपुट जनरेट करने का। तो इनपुट जहाँ पे है इसी फाइल में आउटपुट आपका लेना कभी भी बेटर है, तो हम ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे। और तीसरा है न्यू वर्कबुक, ये एक अलग से ही आपकी एक्सेल फाइल तैयार होगी और वहां पे आउटपुट जाएगा, तो वो भी मुझे सेंसलेस लगता है। तो ये ले लेंगे हम लोग आउटपुट रेंज, और यहाँ पे कर्सर रखेंगे आप। और यहाँ ये पूछ रहा है कि कहाँ चाहिए आपको ये वर्कशीट में आउटपुट, तो मैं बोल रहा हूँ कि सपोज यहाँ, ये सेल का एड्रेस इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है अभी। सेल्स बताइए क्या क्या चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि हमको समरी स्टैटिस्टिक्स चाहिए। तो जब हम ये समरी स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लोगों को MS एक्सेल 13 मेजर्स कंप्यूट करके देगा, 13 मेजर्स सिंगल क्लिक पे। इसमें आपका मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम टोटल, रेंज, सैंपल साइज, ऐसे स्क्यूनेस, कर्टसीज, ऐसे 13 मेजर से हम लोगों को एक सिंगल क्लिक में कंप्यूट करके देगा। तो करके देखते हैं। फिलहाल ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्या है, आप जानना चाहते हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन में देखेंगे इसको। फिलहाल मैं समरी स्टैटिस्टिक्स ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ, ये ओके की बटन है यहाँ, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप देखेंगे आउटपुट जनरेट हुआ है। इसमें आउटपुट में क्या मिला है हमको, तो मीन, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कर्टसीज, स्क्यूनेस, रेंज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम टोटल ऑफ ऑल दिस डेटा सीरीज।
उसके बाद काउंट किया ना सैंपल साइज, एक बार चेक करते हैं। मीन 47.95, मीन हमने निकाला था 47.96 राउंड ऑफ करके। मीडियन देखते हैं 49, मीडियन 49, एवरीथिंग इज मैचिंग एज यू कैन सी। तो सिंगल क्लिक पे हम लोग डेटा एनालिसिस टूल पैक यूज करके इस तरीके से आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो 2:26 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अगले 3-4 मिनट है, तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो ले लेते हैं। प्रीति मॅडम, येस सर. काही प्रश्न असतील यांचे तर प्रश्न घेऊन घेऊया. हो सर. एनी क्वेश्चन? काही विचारायचं आहे कोणाला? बाकीचं सर उद्या कंटिन्यू करतील. कल हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे एनालिसिस टूल पैक यूज करके. येस सर. उल्का मॅडम, काही क्वेश्चन्स आहेत? नाही. हेवी झालं का? हा ऍक्च्युली काय म्हणतात, मला जरा एक्सेलचं कमी नॉलेज आहे. ओके त्याच्या ओके. बेसिक नॉलेज आहे आणि हे सगळं ऍडव्हान्स म्हणजे पार्ट. हा थोडस हे, कारण मला स्टॅटिस्टिकल अनालिसिसचं तसं मला खूप काम नाही पडलं, पण सरांनी ज्या सगळ्या सांगितल्या त्या स्टेप्स मी फक्त ऐकल्यात. तेव्हा परफॉर्म कराल ना मॅडम, तुमचा डेटा घेऊन जेव्हा परफॉर्म कराल तेव्हा अजून जास्त चांगल्याने समजेल. हो कारण मॅडम, बऱ्याच data आहे खूप युजफुल. हॅलो मॅडम. हा मॅम बोल. हां, छान सांगितलं मॅडम सरांनी. येस. मला हे एक्सपेक्टेड होतंच. आणि ते जे आधी सांगितलं म्हणजे डेटा, आपला डेटा तयार असतो, पण आपल्याला कळत नाही नेमकं की याला कुठली टेस्ट लावायला पाहिजे. तर जनरली व्हरायटी ऑफ डाटा आपल्याकडे असतात. जसं आता कोविडमध्ये आम्ही सर्वे बेस्ड काही अनालिसिस केली, तर त्या क्वेशनरीज त्याचं अनालिसिस कसं करायचं. तर ह्या 1-2 काही टेक्निक्स आहेत ज्याच्यात सरांनी सांगितलं, तर नक्कीच Yes. लावता येतील. येस येस. बाकीचं सर उद्या तसं कंटिन्यू हो करतीलच. हो. ओके. आशिष सर थांबायचं इथे? ठीक आहे ना मॅडम, पार्टिसिपंट्सला प्रश्न नसतील थांबू शकतो आपण. येस सर येस. काही क्वेश्चन्स नसतील तर आपण थांबूया फ्रेंड्स इथे. आहे का कोणाला काही विचारायचं आहे की झोपले मॅडम. सगळे? झोपले का सगळे? नाही नाही आहे ना? नो क्वेश्चन्स नो ओके क्वेश्चन. चांगलं सांगितलं सरांनी. ओके ओके ओके. थँक्यू सर. थँक्यू सर. भेटूया उद्या. उद्या हायपोथेसिस टेस्टिंग करूया. हो सर, सेम टायमिंग सर 1 वाजता. हो मॅडम. ओके ओके. थँक्यू. मॅडम माझं असाइनमेंट आहे का काही? हो सर, मूडल साईटवरती असाइनमेंट आहे आणि क्विज पण दिला आहे गुगल डॉक्सचा. बरं. ठीक आहे. आणि आज सगळ्यांची मूडल साईट बनली आहे, तर मी त्याच्याबद्दल पण एक असाइनमेंट देईल. असाइनमेंट म्हणजे काही नाही, तुम्ही ऑलरेडी सगळं परफॉर्म केलं आहे. तुम्हाला हो. फक्त एक गुगल फॉर्म राहील, जिथे तुम्हाला हो. तुमच्या साईटचं नाव टाकून पाठवायचं आहे. बरं बरं. साईट अपलोड नाही करायची ना? नाही, अपलोड म्हणजे जे आपलं URL आहे तुमच्या साईटचं, हो. ते फक्त कॉपी करून हो. त्या गुगल फॉर्ममध्ये पेस्ट करून पाठवायचं आहे. ते मी ठीक आता ठीक अपलोड करते ते असाइनमेंट. ठीक ठीक आहे. आहे. बाकी हॅलो मॅडम, येस. ते जे meeting फोटोचं लिहून होतं ना हो, ते हो, yes, झालेलं आहे sir. मॅडम. आशिष सर, यू कॅन लीव्ह. येस. ओके मॅडम, थँक्यू. ओके. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. मॅडम, हां. जे फोटोचं होतं तो अपलोड झालेला आहे व्यवस्थित? ओके ओके. ठीक आहे ना. हा म्हणजे ज्यांनी अजून परफॉर्म नसेल केलं ते तुम्ही करू शकता, आणि काही प्रॉब्लेम आला तर मग मी उद्या 11 वाजताच्या सेशनमध्ये ते डाऊट्स क्लिअर करते. मॅडम कालची साईट ओपन करा ना कालची कोणती साईट? प्लीज. हां, क्विज. सॉरी. हो सर, आता जस्ट करते तुरंत. आणि गुगल फॉर्म आम्ही फक्त त्याच्यावर अपलोड करायचं काय? कोणता गुगल फॉर्म सर? आज जे तुम्ही आम्हाला देणार आहात. हां, आता बघा 1 मिनिट. मी तुम्हाला दाखवते, शेअर करते. हा, मॅडम. मी सकाळचं सेशन अपलोड करत होती, जे योगाचं झालंय. 1 मिनिट. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते? येस मॅम. ओके. देखिए, ये आज का 3 अगस्त का ये टास्क है. अभी तक अपने सारे लेक्चर्स हो गए हैं. उसके बाद वाला जो पार्ट है, आज अपन गूगल एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज पहला एक ही दिया है मैंने, गूगल डॉक्यूमेंट. आप लोगों को शायद आता भी होगा तो रिवीजन हो सकती है ये. इसके 8 अलग अलग फंक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं. तो वो 8 फंक्शंस को मैंने पूरे 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो आपको यहाँ पे 3 वीडियोस दिखेंगे गूगल डॉक्यूमेंट के.
फिर उससे रिलेटेड एक क्विज है, पहले तो वो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके स्टेप्स नोट डाउन करिए, त्याच्यावर बेस्ड एक क्विज दिला है और उसी के ऊपर बेस्ड एक असाइनमेंट दिया है. ठीक आहे, तर डॉक्युमेंट कसं बनवायचं, पहिले तर हे असाइनमेंट ओपन करून बघा की यामध्ये काय क्वेश्चन विचारला आहे आणि त्याप्रमाणे तुमचे एक डॉक्युमेंट तुम्ही लोक बनवा. आणि कसं बनवायचं त्याच्या स्टेप्स मी या वरच्या 3 व्हिडिओजमध्ये एक्सप्लेन केले आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट एक इथे मी अजून असाइनमेंट ॲड करेल, ज्यामध्ये तुम्हाला गिव्ह युअर मूडल साईट नेम असं राहील. तर आज सकाळी जी तुम्ही साईट बनवली जिनोमिओ.com वाली, त्या साईटचं नाव फक्त तुम्हाला तिथे लिहून पाठवायचं आहे. कळलं? येस ओके. म्हणजे मॅडम गुगल डॉक बनवायचं आणि त्या गुगल डॉक मध्ये फक्त जी साईट बनवली आहे नाही, त्याची गुगल URL डॉक द्यायची. गुगल डॉक इज डिफरंट. गुगल डॉक एक Okay. कम्प्लिटली वेगळा पार्ट आहे, त्याच्याशी रिलेटेड क्विज आणि त्याच्याशी रिलेटेड असाइनमेंट हे वाला आहे. ठीक आहे, ओके. इथे हा हो, वाला हो. सेशन संपलं, गुगल डॉक वाला हां. सेशन इथे संपलं आपलं. ठीक आहे, आणि ओके. आज सकाळी जे आपण शिकलो, जे तुम्ही सगळं प्रिपेअर केलं आहे ऑलरेडी, त्याच्याशी हम्म. रिलेटेड मी अजून एक असाइनमेंट ऍड करते. त्या ओके, ओके. असाइनमेंट मध्ये तुम्हाला तुमच्या साईटचं नाव मला पाठवायचं आहे. बरं बरं. ठीक ठीक आहे. आहे, गुगल डॉकचा पार्ट वेगळा आहे आणि मूडल साईटचा पार्ट वेगळा आहे. ओके. तुम्हाला काही अजून नव्याने परफॉर्म नाही करायचं आहे, फक्त साईट जी बनली आहे त्याचं नाव मला या नवीन असाइनमेंट मध्ये लिहून पाठवायचं आहे. आमच्याकडे ओके. रेकॉर्डसाठी आहे त्या सगळ्या गोष्टी. हॅलो मॅडम. हा सर. मॅडम ऍडमिन युजर जो आहे ना, हा, तिथे मी ऍडमिन युजर पर्यंत तिथे कंटिन्यू करायचं आहे का? हो सर, त्याच्या पुढचं ते कंटिन्यू करा, जे मी एडिट